हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टम डिज़ाइन प्लेलिस्ट एपिसोड 3। और इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल के बारे में बात करने वाले हैं और इसके फंडामेंटल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे हम। इसके अलावा मैंने पिछले वाले वीडियो में बात किया था कि माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक को हॉरिजॉन्टली हम कैसे स्केल कर सकते हैं। देखो वो बहुत इजी पार्ट है, लेकिन डेटाबेस को स्केल करना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। और इसके साथ साथ जब भी आप सिस्टम डिज़ाइन का इंटरव्यू दे रहे होते हो, तो जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आप डेटाबेस को कैसे स्केल कर रहे हो। तो डेटाबेस को स्केल करना इतना ईजी नहीं है, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नंबर ऑफ़ सर्वर्स ऐड कर दूंगा तो मेरा स्केल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के स्ट्रक्चर को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, राइट? उसके बाद हम लोग डायनोमी डीबी, कैसेंड्रा डीबी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अभी ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, राइट? बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। देन माई एसक्यूएल, देन मोंगो डीबी को स्ट्रक्चर की समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद एसिड वर्सेस बेस प्रॉपर्टीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि ये जो डिज़ाइन, क्योंकि एसक्यूएल और जो नो एसक्यूएल है, इसके अपने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं और इसकी अपनी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी होती है। तो ये सारा सब कुछ जो है एसिड वर्सेस बेस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें हम वैल लॉक को भी समझेंगे, ऑप लॉक को भी समझेंगे। और आपने एसिड वर्सेस बेस पढ़ा भी होगा स्कूल में केमिस्ट्री में, जहाँ पे पीएच वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी स्टेट का या तो वो एसिड होता है या तो फिर वो बेस होता है, राइट? तो इसमें भी सेम चीज़ है कि एसक्यूएल एसिड प्रॉपर्टीज़ होती है एसक्यूएल के अंदर, नो एसक्यूएल के अंदर बेस प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ट्रांजेक्शन मैनेजर, लॉक मैनेजर, रो लॉक कंटेंशंस, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग नो एसक्यूएल, फिर हाँ, अगर एसक्यूएल के पास अगर एसिड प्रॉपर्टीज़ है तो क्या नो एसक्यूएल के पास एसिड प्रॉपर्टीज़ है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। उसके साथ साथ लेटेंसी वर्सेस थ्रूपुट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ तो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, तो ये तो हमें पता चल ही जाएगा क्या है एक्चुअली में इसके अंदर। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद ट्रेड ऑफ्स निकालेंगे, मतलब हम लोग डिफरेंसेस निकालेंगे कि कब हमें एसक्यूएल के अंदर क्या क्या ट्रेड ऑफ्स है, नो एसक्यूएल के अंदर क्या क्या ट्रेड ऑफ्स है, राइट? फिर सीरियलाइज, डीसीरियलाइज, फिर नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन, फिर रीड राइट रेशियो समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग ये चेक करेंगे कि किस सिचुएशन में, किस पैरामीटर्स पे हमें कौन सा डेटाबेस हमें चूज़ करना चाहिए, राइट? उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप डिसाइड करना है कि मुझे इस किस केसेस से मुझे कौन सा डेटाबेस मैं चूज़ करूँगा मैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यार, अगर आप लोग नए लोग हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ मैं, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाओ, वो प्रॉपरली देख पाओ, राइट? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन का, राइट? ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं। और मैं ये भी बोलता हूँ कि देखो यार, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन रखे हैं ऑलरेडी। बट उन सब वीडियोस में क्या है ना कि 20 मिनट में या 10 मिनट के अंदर चीज़ें समझा देते हैं और बहुत एक हाई लेवल बता देते हैं, अंदर डेप्थ में नहीं जाते हैं, जो कल को जाके आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि जब उस पर क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि यार इंटरनली ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के अंदर। तो यही सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये अंदर की चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सिस्टम डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा प्रॉपरली, राइट? ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यार। पहले एसक्यूएल नो एसक्यूएल के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद फिर आते हैं फिर, राइट? तो देखो यार, पहले बात कर लेते हैं नो एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, मैं वो ऑलरेडी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टेबल बना रखा है यहाँ पे। तो मैं ये आपको समझा देता हूँ। तो देखो यार, एसक्यूएल में हमें पता है कि हम लोग कोई भी डेटा को जब स्टोर करते हैं तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में हम लोग स्टोर करते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे मैंने एक बुक टेबल बनाया है और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। उस हर एक बुक की अपनी एक ऑथर है, राइट? किसी किसी ने उस बुक को लिखा है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग ऑथर की डिटेल्स हम लोग इसी टेबल में मेंशन करते हैं? नहीं मेंशन करते हैं। हम लोग एक अलग से एक ऑथर टेबल बनाते हैं और उसकी जो फॉरेन की और जो प्राइमरी की है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं कि भाई इसका जो फॉरेन की है वो इसके प्राइमरी की से कनेक्टेड है, राइट? तो आप देखोगे कि बुक 1 का जो ऑथर आईडी है वो अमित है, राइट? इससे कनेक्टेड है। बुक 2 की जो ऑथर आईडी है वो राहुल है, वो इससे कनेक्टेड है, राइट?
कि कल को जाकर के जब मैं डेटा लेके आऊँगा तो मेरे जॉइंट्स लगेंगे एंड देन ये सारा का सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जिस तरीके से मैंने ये टेबल्स बना, अगर मान लो कि मुझे उसके एड्रेसेस, मुझे डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस हैं उसके, तो मैं एक एड्रेस करके एक टेबल बनाऊँगा, राइट। उसके और भी मान लो कुछ और डिटेल्स मुझे ऐड करनी, तो उसका एक अलग टेबल बनाऊँगा। तो इस तरीके से मेरी सारे टेबल्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एसक्यूएल है, जो स्टोर करने का जो तरीका है वो टेबल के फॉर्मेट में है, विथ रोज़ एंड कॉलम्स, राइट। ये तो सबको पता ही होगा, राइट, सबने यूज़ किया हुआ है ये डेटाबेसिस, राइट। तो ये तो हमें पता है, चलो ठीक है। अब अगला आते हैं नो एसक्यूएल के स्ट्रक्चर में। अगर मुझे इसी डेटा को अगर मुझे नो एसक्यूएल में अगर मुझे लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूँगा? मैं इस तरीके से लिखूँगा, राइट। तो देखो यार, मैं यहाँ पे टेबल डिफरेंट डिफरेंट मेंटेन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मेरा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मैं एक एरे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट होगा, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा, राइट, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा एक बुक 1 है और उसका एक ऑथर है, वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ मैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, उसके अंदर मैं उसकी ऑथर की डिटेल्स में मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, राइट। सेम फॉर बुक 2 भी एंड सेम फॉर बुक 3। तो यहाँ पे देखोगे कि बुक 1 के केस में मैं यहाँ पे अमित लिख रहा हूँ, ID 1 है। बुक 3 के केस में भी सेम ऑथर है, राइट। तो यहाँ पे मैंने मेंटेन कर लिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्टोर करने का तरीका है दैट इज़ डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है, राइट, वेयर जेसन कह लो आप, राइट, या फिर बेसन कह लो आप। इस फॉर्मेट में आपका स्टोर करते हैं हम लोग डेटा, ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता ही है, करेक्ट, ओके, ठीक है। नाउ यार चलो ठीक है, ये तो हमें सबको पता है कि इस तरीके से स्टोर करते हैं, बट ट्राई करते हैं एक बार कि यार क्वेरी करने की कोशिश करते हैं इस डेटा के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेरीज होती है इसके ऊपर। अब देखो, मान लो कि मुझे एक डेटा मुझे क्रिएट करना है, राइट। तो जब मान लो कि मुझे एक नया बुक स्टोर करना है इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे बुक टेबल में पहले एक रो क्रिएट करना पड़ेगा, बुक की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि ऑथर आईडी ऑथर टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो फिर मैं एक ऑथर क्रिएट करूँगा मैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे इस टेबल में क्रिएट हो रहा है, फिर मैं रिलेशन चेक कर रहा हूँ मैं, फिर इस टेबल में क्रिएट हो रहा है, राइट। एंड देन फिर एक अनदर टेबल में मेरा मान लो कुछ और डिटेल्स तो उस टेबल में क्रिएट हो रहा है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा राइट्स है वो लिटिल एक्सपेंसिव है, जो क्रिएशंस जो मेरा है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में मुझे फॉरेन के रिलेशंस मुझे मेंटेन क्रिएट कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में रो क्रिएट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेटेंसी यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा राइट है इन फॉर्म ऑफ क्रिएशन वो मेरा इज़ एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये मेरा, राइट। बट जब मैं इसकी बात करता हूँ नो एसक्यूएल में, जब मैं बात करता हूँ मैं, तो नो एसक्यूएल में क्या होता है कि जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट जब मैं कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा, जब मैं कोई नया बुक्स में स्टोर करूँगा, तो मैं सीधा इस डॉक्यूमेंट में डंप कर दूंगा मैं। मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डिफरेंट कलेक्शन में मुझे जा करके कुछ और एडिट करना है या फिर कुछ और डिटेल्स डालनी है या फिर एक और कलेक्शंस में जा करके वहाँ पे रिलेशंस मुझे मेंटेन करना है, राइट। क्योंकि इसमें हम लोग फॉरेन की एंड जो आपका प्राइमरी की है वो उसमें यहाँ पे मेंटेन नहीं करते हैं, राइट। अब बोलोगे सर कि ऐसे तो हम लोग कोई डिफरेंट कलेक्शंस बना ही नहीं सकते हैं किसी और डॉक्यूमेंट में, राइट। इन नो एसक्यूएल ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस बनाते हैं, फॉरेन की भी हम लोग अप्लाई करते हैं और प्राइमरी की भी हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन वो फोर्सफुली होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है। इसका नेचर ही ऐसा है कि हम लोग फॉरेन की और प्राइमरी की के ऊपर सारी चीज़ें चलती है, बट इसका नेचर ऐसा नहीं है। अगर मुझे इस तरीके से ही अगर मुझे बनाना है कि मुझे ऑथर का अलग कलेक्शन बनाना है एंड देन उसके एड्रेस का मुझे अलग कलेक्शन बनाना है, राइट, तो फिर मैं ये वाला फिर मैं नो एसक्यूएल क्यों चूज़ करूँगा? फिर इस केस में फिर मैं एसक्यूएल ही चूज़ कर लूँगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा भी कंसिस्टेंट रहेगा, कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, राइट। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डेटा को मेंटेन करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तो जब भी मेरा डेटा जब मैं डंप करूँगा इसके अंदर, राइट, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे
कि जो राइट क्रिएशन होगा, राइट क्रिएशन वो मेरा इज़ मच चीपर। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली डेटा को डंप कर दे रहा हूँ मैं। बट लेकिन जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है, अपडेट के फॉर्म में क्या होता है। राइट अपडेट के फॉर्म में देखते हैं क्या होता है। देखो अपडेट में क्या होता है कि जब मैं मान लो कि मुझे बुक 1 का मुझे ऑथर मुझे चेंज करना है, मान लो कि कोई ऑथर है, उसने बोला कि भाई मेरा नेम अमित नहीं है, मेरा नेम जो है वो XYZ है, XYZ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या मुझे इस बुक टेबल को टच करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली ऑथर टेबल में जाऊँगा, सिर्फ इस रो को टच करूँगा मैं, और यहाँ पे XYZ बस चेंज कर दूँगा। ये फिर इन दोनों के लिए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस बुक के लिए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस बुक के लिए भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब मैं किसी एक टेबल के एक ऑब्जेक्ट को जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ मैं, या फिर एक रो को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, मेरा O(1) हो रहा है, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं भी ट्राइवर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे प्राइमरी कीज ये ऑलरेडी मेरा यहाँ पे इंडेक्सेस लगा हुआ है, तो मैं बहुत ईजिली तरीके से फाइंड करके मैं इस पर्टिकुलर रो को एडिट कर ले रहा हूँ मैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो राइट अपडेट है मेरी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O(1) है, राइट, विच इज़ मच एंड मच चीपर, राइट। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे ऑथर में भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे XYZ यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पे मेरा ऑथर ID 1 है, वहाँ पे जाकर के मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे उसके नेम के अंदर। तो आप ये देख रहे हो कि मैं हर एक ऑब्जेक्ट को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और जितने भी, अब मान लो कि फॉर अ वर्स्ट केस कि सब में मेरा ऑथर ID 1 है, तो सारे ऑब्जेक्ट में जाकर के मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, मेरी O(n) आ रही है, राइट, अपडेट के केस में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा अपडेट जो है इस डॉक्यूमेंट में अपडेट कर, और या फिर NoSQL के केस में, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो मच हायर है कंपेयर टू SQL के केस में, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि राइट अपडेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैज़ O(n), राइट। O(n) के फॉर्म में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें मिल जाती है, चलो ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो, अब आते हैं रीड के केस में, ठीक है। रीड के केस में क्या होता है कि जब भी हम SQL से रीड करने की कोशिश करते हैं, मैंने बोला कि यार मुझे है ना बुक्स निकाल के दो, ठीक है, और विथ ऑथर की डिटेल्स के साथ, राइट। तो वो क्या करेगा, वो बुक टेबल के अंदर जाएगा, वो सारे बुक्स वो सर्च करेगा, उसके फिर उसकी जो ऑथर ID है, फिर वहाँ पे जा करके उसकी ऑथर ID फॉरेन की प्राइमरी की से कनेक्ट करके वो इस टेबल में फिर से ट्रैवर्स करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट को लेके आएगा। फिर मान लो एक और टेबल है, वहाँ पे जा करके फिर वो डिटेल्स चेक करेगा जो इससे कनेक्टेड होगा, एंड देन वहाँ से डिटेल्स लेके आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे डिफरेंट टेबल को टच करना पड़ रहा है, और हर टेबल में मुझे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि यार यहाँ जो मेरी लेटेंसी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी? क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे रिलेशंस मेंटेन कर रहा हूँ मैं, राइट। तो जो मेरा रीड है, वो रीड जो है मेरा इज़ मच एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि सारे टेबल्स में हमें ट्रैवर्स करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन क्या NoSQL केस में ये चीज़ करना पड़ेगा? नहीं, ये चीज़ NoSQL केस में नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि जब मैं बोलूँगा कि भाई मुझे वो सारे बुक्स ला के दो, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑथर की डिटेल्स भी यहीं पे होगी, एड्रेस की डिटेल्स भी यहीं पे होगी, तो मुझे किसी भी और कलेक्शन को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सेम एक ही डॉक्यूमेंट से मैं सारा का सारा डिटेल्स में लेके आ जाऊँगा। मैं बस एक्सेस करूँगा कि भाई बुक नेम 1 जितने भी हैं वो सब सारे के सारे लेके आ जाओ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो रीड है, रीड इज़ मच चीपर कंपेयर टू SQL? यस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब मेरा मैसिव रीड्स होगा तो मुझे कौन सा डेटाबेस चूज़ करना चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे NoSQL चूज़ करना चाहिए। क्यों NoSQL चूज़ करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को बस मैं उठा करके मैं दे रहा हूँ मैं, राइट। बस मैं ये जो डॉक्यूमेंट है बस इसको बस निकाल करके मैं सारा डिटेल्स में दे रहा हूँ। लेकिन जब मेरा यहाँ पे जब मैसिव रीड्स आएंगे तो सारे जॉइंट्स एंड सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स में हम जॉइंट्स लगाएंगे हम, राइट, तो जॉइंट्स लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे लेटेंसी क्रिएट होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इस वजह से NoSQL
तब चूज़ करते हैं जब बहुत सारे मैसिव रीड्स होते हैं। बट यहीं पे बस ये केस नहीं है कि बस रीड मैसिव रीड है तो इस वजह से हम लोग नो एसक्यूएल चूज़ कर लेंगे, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। बस एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ मैं, हम आगे समझेंगे कि और इसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे, तब समझेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, राइट। एंड फिर आप बोलोगे राइट के केसेस में फिर यार मुझे अपडेट के केस में क्योंकि यहाँ पे ओ ऑफ वन आ रहा है तो मुझे ये टेबल डिसाइड, मुझे एसक्यूएल डिसाइड करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है कि देखो, इस बुक टेबल में आपका या फिर ये जो एसक्यूएल टेबल्स जो है इसमें आपको स्कीमा की स्ट्रिक्टनेस मिलती है, राइट। कि आप अगर मैंने ऑथर आईडी 1 दी, अगर इसकी प्रॉपर्टी, इसका डेटा टाइप, अगर इसका डेटा टाइप 1 अगर नंबर है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं ऐड कर सकता हूँ, और वो भी अगर ये फॉरेन के रिलेशन से तो वो ऑथर टेबल में एग्जिस्ट करनी चाहिए वो डेटा, तभी मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा स्कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, राइट। तो मैं ये भी नोट डाउन कर लेता हूँ मैं कि चलो ठीक है, मेरा स्कीमा जो है, स्कीमा इज़ स्ट्रिक्ट, राइट। लेकिन क्या मेरा यहाँ पे स्कीमा स्ट्रिक्ट है? नहीं, मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 भी डाल सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, मैं XYZ की जगह पे, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे मैं नंबर भी डाल सकता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे क्या होता है कि मुझे यहाँ पे स्कीमा की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आपने पढ़ा होगा, राइट, ये सब आप जानते होंगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्कीमा की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब कुछ आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यार, हम लोग तो नो एसक्यूएल में भी स्कीमा को स्ट्रिक्ट रखते हैं, राइट। कहाँ स्ट्रिक्ट रखते हैं? बाय यूजिंग कोई भी ORM यूज़ कर लो, जैसे आप मोंगोज यूज़ कर लो, मोंगोज के थ्रू जो है आप स्कीमा को स्ट्रिक्ट रख सकते हो कि भाई मुझे नेम में अगर मुझे स्ट्रिंग चाहिए तो मुझे स्ट्रिंग ही चाहिए, मैं यहाँ पे नंबर में नहीं ऐड कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब आप मोंगोज यूज़ करते हो तो वो जो स्ट्रिक्टनेस जो अप्लाई होता है वो एप्लीकेशन के मेमोरी लेवल पे अप्लाई होता है, वो डेटाबेस के मेमोरी लेवल पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ के स्कीमा की स्ट्रिक्टनेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मेमोरी लेवल पे अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट। ये हो रहा है आपके इंटरनल जब आप डिफाइन करते हो तो ये डेटाबेस के अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर ये अप्लाई हो रहा है सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया, राइट, यूज़र ने रिक्वेस्ट की, राइट, एंड उसने कोई स्कीमा भेजा, एंड मान लो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन है, राइट। और यहाँ पे इसके अंदर इस एप्लीकेशन में मैंने ORM सेटअप कर दिया। ORM में मैंने डाल दिया कि भाई नेम जो है, नेम मस्ट बी स्ट्रिंग, राइट। तो जब भी मेरी रिक्वेस्ट आएगी, राइट, वो इस लेवल पे चेक होगा, वो एप्लीकेशन के मेमोरी लेवल पे चेक होगा। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी है, मेमोरी, राइट। ये एप्लीकेशन की मेमोरी यूज़ हो रही है चेक करने के लिए कि इस जो स्कीमा हमने अप्लाई किया है नो एसक्यूएल के अंदर, मैं ये नो एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज मत होना, ये एप्लीकेशन लेयर पे चेक होता है। और उसके बाद जब चेक हो जाता है तो फिर इसके बाद जो है ये डेटाबेस के अंदर ये डेटा डंप होता है। लेकिन यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई वैलिडेशंस नहीं लगाया हमने नो एसक्यूएल के अंदर, राइट। तो वी कैन नॉट से कि भाई स्कीमा जो है वो यहाँ पे भी स्ट्रिक्टनेस मिलती है, वो आप मेमोरी लेवल, वो आप एप्लीकेशन लेवल पे स्ट्रिक्टनेस लगाते हो, आप डेटाबेस लेवल पे नहीं लगाते हो। तो इस वजह से स्कीमा की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हमें मिल जाती है, राइट। तो ये चीज़ है यार, आप यहाँ तक समझ गए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, राइट। कि दोनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और बाय यूज़ केसेस हम बाय द गिवन यूज़ केसेस इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये मत बोलना कि मैं इसको अलग कलेक्शन, मैंने आपको बताया कि ये मत बोलना कि आप इसको अलग कलेक्शन बना करके, आप देखो कलेक्शंस आप अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट कलेक्शंस बना सकते हो, ऑथर की भी कलेक्शन बना सकते हो। लेकिन वही है कि आप फिर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो इसके हैं या डिज़ाइन फिलॉसफी आप उसको वायलेट कर रहे हो, राइट। आप जो जिस चीज़ के लिए बनाया हुआ उसको ना यूज़ करके कुछ और यूज़ करो, इंस्टेड फिर आप एसक्यूएल यूज़ कर लो, राइट। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली यूज़ नहीं कर सकते, यस हम लोग डिफरेंट कलेक्शंस बना सकते हैं हम लोग, राइट, इन वर्स्ट केस सिनेरियो। बट हमें कभी वो प्रेफर नहीं करना चाहिए कि हमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट और फॉरेन कीज़ की यूज़ करनी पड़ी है नो एसक्यूएल के अंदर, राइट।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एसिड वर्सेस बेस प्रॉपर्टीज़ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आप समझ गए तो आपको पूरा फंडामेंटली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें इंटरनली वर्क करती है, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखो, एसिड बेस आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में कि भाई हर स्टेट की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, या तो वो एसिड होता है या तो वो बेस होता है, और हमें पता है कि एसक्यूएल के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज़ अचीव की जाती है, राइट। विच मीन्स स्ट्रॉन्ग consistency and eventual availability, राइट। तो ये हमें पता है कि एसिड प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं कि भाई डेटा मेरा जो है वो किसी भी सर्वर पे हो, या फिर मेरा जो अगर मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ और मैं ट्रांजैक्शंस अगर मैं चला रहा हूँ मैं, तो ऐसा ना हो कि मेरा पार्शियल डेटा कुछ और कह रहा हो और कोई मेरा जो दूसरे टेबल में जो डेटा हो वो कुछ और कह रहा हो। मतलब कि आपका डेटा जो है करप्ट नहीं होना चाहिए, राइट। और या फिर अगर आप डिफरेंट रेप्लिका सेट्स यूज़ कर रहे हो तो मेरा जो डेटा है वो सारे रेप्लिका सेट में सेम होना चाहिए। तो मुझे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मिल रहा है, बट लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम मुझे अवेलेबिलिटी की भी प्रॉब्लम मुझे मिल रही है कि मेरा सिस्टम हो सकता है कि अगर मेरा फेलियर आ रहा है तो वो फेल कर दूँ उस रिक्वेस्ट को, जब तक मेरा डेटा कंसिस्टेंट ना हो, राइट। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग। अब बेस प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। बेस प्रॉपर्टीज़ ये बोलता है कि यार मैं है ना स्ट्रॉन्ग अवेलेबिलिटी हूं मैं, बट इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। मेरा डेटा उतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो हमेशा अवेलेबल होगा यूजर्स की रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए, राइट। तो पहले एसिड को हम समझते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ मैं। पहले एसिड प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं हम लोग। एसिड आप लोगों ने सुना ही होगा ये सारे वर्ड्स। ये ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इसके अंदर, एक लेयर को ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिल रही है हमें एक्चुअली एसिड में, राइट। तो यार देखो, एसिड का जो एसिड का स्टैंड्स क्या होता है। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, राइट। एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या बोलता है कि ईदर एवरीथिंग हैपन्स और नथिंग हैपन्स। या तो सब कुछ होगा या तो कुछ नहीं होगा, राइट। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं मान लो ये है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन मैंने क्रिएट किया, राइट। मेरा ट्रांजैक्शन एक ऑर्डर में क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं फाइंड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, पहले पता कर रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के ऑर्डर क्रिएट हो रहा है वो मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। मैंने फाइंड प्रोडक्ट किया, फिर मैंने उसकी क्वांटिटी चेक की, जो यूज़र ने क्वांटिटी डाली है वो क्वांटिटी सही है या नहीं है, राइट। फिर इसके बाद मैंने एक ऑर्डर क्रिएट किया ऑर्डर टेबल के अंदर, और उसका जो स्टेटस था वो पेंडिंग मार्क कर दिया। एंड देन फिर मैंने पेमेंट क्रिएट किया। उसके बाद जब मेरा पेमेंट सक्सेसफुल आया यहाँ से, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपडेट ऑर्डर को मैंने सक्सेस मार्क कर दिया और मेरा यहाँ पे ट्रांजैक्शन कमिट हो गया यहाँ पे, राइट। एंड देन फिर हमने रिटर्न सक्सेस कर दिया विद ऑर्डर, राइट। तो एटॉमिसिटी क्या बोलता है कि यार या तो ये सब कुछ पूरा का पूरा होगा, राइट, या तो फिर पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस मेरा इतना कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं, अगर मान लो कि यहाँ पे मान लो कि मैं एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, पेंडिंग मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, राइट, और फॉर सम रीज़न मेरा यहाँ पे पेमेंट क्रिएट नहीं हुआ, राइट। तो आइडियली क्या होता है कि यहाँ से 500 भेज देना चाहिए कि भाई पेमेंट तो क्रिएट हुआ नहीं, या फिर पेमेंट सर्विस डाउन है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया, यहाँ से मैं 500 भेज देता हूँ मैं। बट ऐसा नहीं होता है।
ये बोलता है कि भाई मैं इसको भी रोल बैक करूँगा, मैं इसको रोल बैक कर दूंगा, जो मैंने क्रिएट किया था ऑर्डर वो वापस से मैं उसको डिलीट करके हटा ही दूंगा, मैं उस ऑर्डर उस पर्टिकुलर रो को मैं उस टेबल के अंदर से, राइट। तो यहाँ से हम लोग ये तो हमें क्या मिल रहा है, या तो ये सब कुछ पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये पार्शियल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अगर मैं पार्शियल कंप्लीट करता और यहाँ से मैं 500 भेज देता, यहाँ से मान लो मैं 500 भेज देता, तो मेरा क्या होता कि मेरा डेटा हमेशा इनकन्सिस्टेंट होता, मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि यार ये ऑर्डर एक्चुअली है किसका, पेंडिंग कभी सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा, ये हमेशा पेंडिंग में ही रह जाएगा, राइट। और क्योंकि हमने क्वांटिटी भी हमने घटा दी है, तो क्वांटिटी मेरा क्या हो रहा है कि डेटा इनकन्सिस्टेंट हो रहा है, मेरा डेटा करप्ट हो रहा है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे इसलिए एटॉमिसिटी ये बोलता है कि या तो पूरा मैं एग्जीक्यूट करूँगा, या तो फिर मैं रोल बैक कर दूंगा यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। चलो ठीक है, अगर ये चीज़ बोल रहा है तब तो सही है फिर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि या तो सक्सेस होगा और फेलियर होगा, राइट। बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया, चलो ठीक है। क्योंकि एसक्यूएल के पास एसिड प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए हम लोग एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ मैं, राइट, इसको भी मैं नीचे कर लेता हूँ, राइट। और इसके बाद हम लोग समझते हैं, उसके बाद हमारा क्या है, सी हो गया हमारा कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी ये क्या बोलता है कि डेटाबेस रूल्स आर ऑलवेज वैलिड। इसका मतलब क्या है कि जो भी रूल्स आपने सेट किए हैं अपने टेबल या रो के लिए, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर के आपने डेटा टाइप आपने वैलिडेशंस लगाया हुआ है, वो रूल्स को हमेशा वो फॉलो करेगा। वो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर कि ऐसा नहीं है कि मेरा ऑथर आईडी अगर इसका अगर डेटा टाइप नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ मैं, राइट। ये अगर मैंने प्राइमरी की सेट की हुई है अगर मैंने यहाँ पे, तो मेरा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डुप्लीकेट नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो इसलिए कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि डेटाबेस का जो रूल्स हमने सेट किया है डेटाबेस के अंदर, वो हमेशा वो रूल्स फॉलो होगा। अगर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उस वहाँ से जो है वो रिजेक्ट कर देगा उस चीज़ को, वो ट्रांजेक्शन को होने ही नहीं देगा, या फिर वो जो रिक्वेस्ट आई है उसको फेल कर देगा, वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने ही नहीं देगा आगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वैलिडेशन मान लो चेक लगा दिया कि चेक इफ़ बैलेंस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमने वैलिडेशंस लगा दिया। अब मान लो फॉर सम रीज़न मेरा यहाँ पे क्रिएट पेमेंट हुआ, किसी ने कुछ चेंजेस किए, या फिर मेरा रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया और यहाँ पे मेरा पेमेंट नेगेटिव में जा रहा है, तो भाई यहीं से वो रिजेक्ट कर देगा इसको, वो आगे नहीं बढ़ने देगा। क्यों? क्योंकि भाई बैलेंस जो है आपका, आपने यहाँ पे डाल रखा है कि बैलेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमें समझ में आ गया कंसिस्टेंसी का मतलब कि डेटाबेस रूल्स आर ऑलवेज वैलिड, जो भी हमने रूल सेट किया है वो हमेशा फॉलो करेगा स्ट्रिक्टली, राइट। और अगर ट्रांजैक्शन अगर वायलेट करता है रूल्स को तो डेटाबेस हमेशा रिजेक्ट कर देगा। सो ये बोल सकते हैं कि इफ़ transaction violates rules, database rejects it, right। ये हमें समझ में आ गया, violate। तो यार हम लोग आइसोलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आई। एसिड में हमने ए पढ़ लिया, सी पढ़ लिया हमने, अब आई पढ़ते हैं। आई क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई का मतलब होता है आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन ये बोलता है कि ट्रांजैक्शंस, जितने भी मेरे ट्रांजैक्शंस हैं जो चल रहे हैं, शुड नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, और आप ये कह सकते हो शुड नॉट इंटरफेयर विथ अदर ट्रांजैक्शंस।
तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जितने, अगर मान लो मेरा ये ट्रांजैक्शन चल रहा है यूज़र ए के लिए और यूज़र बी के लिए मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन सेम इसी टाइप का चल रहा है, तो वो दोनों अगर ट्रांजैक्शन चलेंगे तो वो एक दूसरे के जो डेटा है उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे, या फिर जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट। अब एक्चुअली ये आइसोलेशन बना क्यों, ठीक है, ये सॉल्यूशन था किसी प्रॉब्लम का। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि आइसोलेशन करता क्या है एक्चुअली में, राइट। तो ये हमें पता चल गया कि ट्रांजेक्शन शुड नॉट इंटरफेयर विथ अदर ट्रांजेक्शन्स, राइट। अब देखते हैं कि मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेता हूँ मैं। मान लो, क्योंकि हम लोग मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं और मूवीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास अज्यूम करो कि हमारे पास वहाँ पे सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है, ठीक है, और वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे यूज़र्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई वो सीट पर्टिकुलर बुक करना है मुझे, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं कि 1 सीट अवेलेबल, राइट, एक ही सीट अवेलेबल है। मेरे पास यूज़र ओके, मेरे पास यूज़र 1 है मान लो, यूज़र ए मान लो, एंड मेरे पास यूज़र बी है, ठीक है, इसको सेंटर में कर लेते हैं। मेरे पास यूज़र बी है। अब इसने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट भेजी, किसकी, टिकट बुकिंग करने की, राइट। और इसने भी रिक्वेस्ट भेजी टिकट बुकिंग करने की एट द सेम टाइम, ठीक है। ये दोनों सेम टाइम पे ही टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मान लो ये ट्रांजैक्शन चल रहा है, फॉर अ सेकेंड मान लो कि ये ऑर्डर क्रिएशन हो रहा है, बट नॉट फॉर द प्रोडक्ट, बट फॉर एक सीट के लिए ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। तो इसका एक ट्रांजैक्शन होगा, राइट, और इसका भी अपना एक ट्रांजैक्शन होगा। ये मैं बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं कि ये इसका अपना एक ट्रांजैक्शन हो गया और इसका अपना एक ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो डेटाबेस में जो सीट अवेलेबल थी वो एक सीट अवेलेबल थी, राइट। इसने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे को जो है, देखो यहाँ पे हम क्या करें, चेक इफ़ क्वांटिटी अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम चेक करें कि यह सीट जो है अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पे हमारे पास सीट जो था अवेलेबल था, तो एक सीट इसने मांग लिया, उसी टाइम पे इसने भी सीट चेक किया, तो उसके पास भी सीट अवेलेबल, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हुई है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसको भी एट द सेम टाइम एक सीट दिखी, राइट। अब क्या किया इन्होंने कि अब इसने क्या किया, अब मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, ओके, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी एक सीट दिखी, इसको भी एक सीट दिखी। इसने क्या किया कि मान लो पेमेंट के लिए चला गया 1 सीट, ठीक है, और ये दोनों पेमेंट के लिए चले गए। चलो पेमेंट कमिट होने के बाद क्या किया इन्होंने कि एक सीट के बदले इन्होंने अब वो 0 सीट कर दी, राइट, क्योंकि वो सीट बुक हो चुकी है, तो उस सीट का जो रो में जो डेटा अवेलेबल होगा उस सीट को हम 0 कर देंगे, बट एट द सेम टाइम ये भी उस सीट को 0 कर दे रहा है, राइट, 0 कर दे रहा है, 0 सीट, ठीक है, 0 कर दे रहा है ये। अब क्या होगा कि इसने इसको कमिट कर दिया, तो यहाँ पे कितनी सीट बच गई, 0 सीट बच गई, राइट। अब इसने भी ये ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास सीट जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सीट जितनी भी जो सीट है, अब देखो एक सीट अवेलेबल थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 2 टिकट बुकिंग हो गई यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास रेस कंडीशंस आ रही है, राइट, डबल टिकट बुकिंग फॉर सिंगल सीट, राइट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ट्रांजैक्शन, और ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ट्रांजैक्शन, और दोनों ही सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ है, जिस वजह से जब डेटा को रीड किया उसने तो उसको सिर्फ एक ही सीट दिखी, और उस पर्टिकुलर सीट को दोनों ने क्योंकि देखो
जब वो सीट उसने देखा और जब वो पेमेंट के पास गया, ठीक है, उसने क्या किया, एक पेमेंट उसने इनिशिएट कर दिया, राइट। और यहाँ पे उसने सीट ज़ीरो कर दिया मान लो कि, ठीक है। और यहाँ पे भी जब यहाँ पे सीट ज़ीरो किया तो देखो ये सीट ज़ीरो एक्चुअली ये मेमोरी में हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि वो उसने रो को एडिट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ऐसे काम नहीं करता है हमारा ट्रांजैक्शन। कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, राइट। फिर इसके बाद हमारा रीड डेटा हुआ, राइट। डेटा रीड किया हमने यहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर हमने डेटा चेंजेस किया हमने इन मेमोरी, राइट। उसके बाद फिर जब चेंजेस जब हमारा सक्सेसफुल हो गया उसके बाद कमिट किया। उसके बाद हमने क्या किया, डेटाबेस में स्टोर कर लिया, राइट। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है इसकी कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, फिर डेटा रीड हुआ, राइट। फिर चेंजेस किया हमने मेमोरी में एंड देन फिर उसके बाद डेटाबेस में स्टोर किया हमने। तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है कि हमने एक सीट के बदले हमने ज़ीरो सीट कर दिया, ये चेंजेस इस मेमोरी के अंदर हो रहा है। ये डेटाबेस में हमने अभी तक परसिस्टेंसी हमें मिली नहीं है अभी यहाँ पे, राइट। तो ये फॉलो करता है यहाँ पे, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है यहाँ पे कि जो सीट जो एक ही सीट बुक होनी चाहिए थी या फिर एक ही टिकट जो बुक होनी चाहिए थी वो डबल टिकट बुकिंग हो गई यहाँ पे, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आइसोलेशन को लेके आया गया। क्यों आइसोलेशन? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आइसोलेशन क्या करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब इसने ज़ीरो कर दिया था, राइट, तब इसने फिर से वापस से वन को ज़ीरो क्यों किया इसने, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन जो है इस ट्रांजैक्शन को इंटरफेयर कर रहा है, राइट। तो इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। तो इस वजह से ये आइसोलेशन लेके आया गया कि भाई कभी भी जब एक ट्रांजैक्शन चलेगा और पैरेलली अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं और सेम सीट या सेम रो को अगर एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक पहले ये पहला वाला एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक ये दूसरा वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं एक और प्रॉब्लम लेके आता हूँ मैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो यूज़र ए है, राइट। यूज़र ए हुआ, अब मान लो यूज़र ए जो है वो मैं हूँ, ठीक है। और यूज़र बी जो है वो आप हो, यू। और हम दोनों जो हैं एक डॉक को एडिट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट आप कोई भी ले लो, कोई भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट होता है, राइट। उसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, राइट। और वहाँ पे ये स्टेटमेंट डला हुआ है कि टोटल जो बैलेंस है वहाँ पे ये 100 शो कर रहा है, राइट। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग एडिट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैंने बोला कि टोटल जो बैलेंस है उसमें -30 कर दो, राइट। और आपने भी सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेजा और आपको 100 दिखा, राइट। और क्योंकि देखो अब जब मैंने टोटल बैलेंस -30 किया, राइट, तो ये माइनस करने के बाद अभी तक मैं कमिट नहीं किया हूँ यहाँ पे, राइट। अभी भी यहाँ पे बैलेंस 100 शो कर रहा है और इसी टाइम पे आपकी रिक्वेस्ट आ गई। आप क्या किया, आप उसी डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो, राइट। तो आपने क्या किया, टोटल बैलेंस में आपने 40 प्लस कर दिया, राइट। यहाँ पे 40 प्लस कर दिया। जब ये 40 प्लस किया आपने, एक मिनट यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, जब ये 40 प्लस किया आपने, राइट, तो यहाँ पे फिर आपने क्या किया, चेंजेस किया, ये मैंने क्या किया, चेंजेस मेमोरी में किया, राइट। और आपने भी चेंजेस मेमोरी के अंदर किया। तो जब मैंने कमिट करने के लिए गया, राइट, तो मेरी जो कमिट थी वो एक्चुअली में क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे होनी चाहिए थी 70, राइट, क्योंकि 100 में से मैंने 70 माइनस किया।
फिर क्योंकि मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली कमिट कर रहा हूँ कि भाई 70 बैलेंस ऐड, मतलब 70 बैलेंस चेंज कर दो, इस पर्टिकुलर रो को 70 में चेंज कर दो, राइट। फिर आपने भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है मेमोरी के अंदर, और आपने भी क्या किया, टोटल बैलेंस प्लस 40 कर दिया, और आपने क्या किया कि 100 प्लस 40 आपने इस 70 को छोड़ करके आपने 140 कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा बैलेंस जो है वो करप्ट हो गया है, जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि मैंने अगर 100 माइनस 30 किया है, राइट, तो 70 होना चाहिए था। फिर इसके बाद यूज़र बी ने जब रीड किया तो 70 प्लस 40 होना चाहिए था, जो 110 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे 140 शो कर रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम आप समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे मेरा डेटा कंसिस्टेंट नहीं रह रहा है बिल्कुल भी, और डेटा करप्ट हो रहा है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइसोलेशन लेके आया गया। अब आइसोलेशन क्या बोलता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब आइसोलेशन ये बोलता है कि, ठीक है, आइसोलेशन क्या करेगा, आइसोलेशन में ये जो डॉक्यूमेंट है, राइट, ये मैं इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। यहाँ पे बोलेगा ठीक है भाई, आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन, देखो पोस्टग्रेस एसक्यूएल में एक नेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है, नेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजर, राइट, एक ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है। जब आपने यहाँ पे रीड किया, देखो अब ये मैं डेटाबेस लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर मान लो मेरा एक डिस्क है, राइट, डिस्क के अंदर क्या स्टोर है, डिस्क के अंदर स्टोर है मेरा बैलेंस 100, राइट। तो ये क्या किया, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो मेमोरी में हो रही है, राइट, ट्रांजैक्शन मेरी मेमोरी में हो रही है। चलो ठीक है, अब इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इसको, हाँ, और इसको सेंटर में ले आते हैं। अब देखो ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है कि जब भी आपने क्या किया कि मैंने पहले रीड किया, राइट, मैंने पहले रीड किया, मुझे 100 यहाँ पे दिखा। 100 कैसे दिखा मुझे, मैंने डिस्क से सीधा रीड किया यहाँ पे, राइट, मुझे 100 दिखा। अब यहाँ पे आपने भी रीड किया, आपको भी 100 दिखा, राइट। अब यहाँ पे ये बोलता है कि जब ये ट्रांजैक्शन जब पहली वाली चल रही होती है तो ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर के पास एक दूसरी रिक्वेस्ट आती है यूज़र बी की, आपने रिक्वेस्ट भेजी। ट्रांजैक्शन मैनेजर बोलता है कि ये जो है ये एक लॉक मैनेजर करके होता है, लॉक मैनेजर करके होता है। लॉक मैनेजर जो होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर ये इवेंट भेजता है लॉक मैनेजर को, बोलता है कि यार मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन आ चुकी है, ये जो दूसरी वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको आप वेट कराओ, इसको जो है वेटिंग में डाल दो, वेट कराओ इसको, राइट। इसको मैं हटा देता हूं मैं, इसको वेट कराओ जब तक ये ट्रांजैक्शन पहला वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये यूज़र बी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा बिल्कुल भी, राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या आ गई, फिर यहाँ पे मैंने 100 किया, 100 प्लस मैंने 30 किया, सॉरी माइनस 30 किया, मैंने मेमोरी में चेंज कर दिया 70 इसकी वैल्यू, और ये सीधा इवेंट जा करके डिस्क में स्टोर हो गया, ठीक है। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन मैनेजर ने पूरा का पूरा इसको संभाला कि भाई ठीक है, अगर मान लो ट्रांजैक्शन मैनेजर को पता है कि कमिट हो रहा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, अगर कमिट नहीं हो रहा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करेगा, उसके पास यहाँ पे मेमोरी में सारी इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी कि किस किस टेबल में किस किस रो को चेंजेस किया है, उसको वापस से वो रोल बैक करके वापस से वो 500 भेज देगा कि भाई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूँ मैं। ये ट्रांजैक्शन मैनेजर का काम है।
लॉक मैनेजर का काम ये है कि अगर मेरे पास दूसरा कोई रिक्वेस्ट आता है पैरेलली और सेम रो को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ये सेम रो में है, राइट, बैलेंस, अगर सेम रो को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो लॉक मैनेजर उसको बोलेगा कि भाई अभी तुम चेंजेस नहीं कर सकते हो जब तक ये वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। अगर ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद ही फिर जो है ये वाले ट्रांजेक्शन का टाइम आएगा, राइट। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन मैनेजर और लॉक मैनेजर और डिस्क में स्टोर होता है और मेमोरी में पार्शियली हम लोग पहले चेंजेस करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग कमिट करते हैं, कमिट प्रोसेस, राइट, ये चीज़ करते हैं। बट यार देखो यहाँ पे तो चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है दूसरे यूज़र को वेट करवा रहे हैं, राइट। लेकिन यार देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि मैं जब भी इसको वेट करा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पे रो को मैं लॉक कर दे रहा हूँ। मैं जो डेटाबेस के अंदर जिस रो को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है सेकंड ट्रांजैक्शन, उसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ मैं, राइट, कि दूसरा कोई भी ट्रांजैक्शन इस रो को एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा है उस पर्टिकुलर रो पे, राइट। तो रो लॉकिंग कंटेंशंस आप समझ गए आप, क्योंकि देखो रो लॉकिंग कंटेंशंस में और भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। तो रो लॉक कंटेंशंस यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे साथ, एक और प्रॉब्लम आ रहा है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे लेटेंसी इंक्रीज हो रही है फॉर यूज़र बी, राइट, क्योंकि इसको वेट करना पड़ रहा है, राइट। अब लेटेंसी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इफ लेटेंसी increases then throughput decreases, राइट। कि अगर मेरा लेटेंसी, देखो ये है ना नियम होता है, अगर मेरा लेटेंसी किसी भी रिक्वेस्ट की अगर मेरी इंक्रीज हो रही है, मेरा रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा थ्रूपुट हमेशा डिक्रीज होगा। थ्रूपुट का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, वो जो पर्टिकुलर सर्वर है या पर्टिकुलर इंस्टेंस है, वो कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने पीरियोडिक टाइम में कितना फुलफिल कर पा रहा है, राइट। अगर मान लो मेरे पास अगर यहाँ पे 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रही है और एक पहली रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो बाकी की जो रिक्वेस्ट है उसको अगर यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि थ्रूपुट जो है मेरा ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि मेरा सर्वर उतने सारे रिक्वेस्ट को पैरेलली हैंडल कर ही नहीं पा रहा है, राइट, क्योंकि सारे रिक्वेस्ट को वेट, फिर ये रिक्वेस्ट आएगी एंड देन फिर मान लो मेरे पास एक ही टिकट अवेलेबल है, मान लो मैसिव रिक्वेस्ट आ गया मेरे पास उस एक सीट को लेकर के, बुकिंग को लेकर के, राइट। तो मान लो 1 मिलियन अगर यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहा है वो एक सीट को लेकर के, तो क्या होगा कि यहाँ पे बाकी जो पहला जिसने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, राइट, बाकी जो उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन यूज़र बी या यूज़र सी आए उसको वेट करना पड़ेगा जब तक ये ट्रांजैक्शन खत्म ना हो जाए। अब जैसे ही ये खत्म होगा एंड देन फिर इसके बाद जो टोटल बैलेंस है फिर से चेक होगा इसमें कि एक्चुअली में टोटल बैलेंस कितना था। मान लो यहाँ पे टिकट चेक कर रहा हूँ, तो टिकट कितना था, मेरा 0 था यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे मेरा चेंजेस हो गया, 1 के बदले फिर 0 कर दिया। तो इसको जब 0 मिलेगा तो वो ऑलरेडी, क्योंकि पता है कि वो नेगेटिव में टिकट जा ही नहीं सकती है बिल्कुल भी, तो यहीं से फिर वो रिटर्न कर देगा। तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैसिव जो रिक्वेस्ट आ रही है इसके वजह से मेरा थ्रूपुट ड्रॉप हो रहा है, राइट। अगर थ्रूपुट आपको नहीं पता है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट। तो ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या ये ऐसा होना चाहिए, ये आज के टाइम पे जो इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि भाई ये सारे जो रिक्वेस्ट है इनको वेट करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा देखो पहले होता था ऐसे डेटाबेस में, बट अभी क्या है कि पोस्टग्रेस में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन चेंजेस आए हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन चेंजेस क्या आए हैं मैं उसकी भी बात करता हूँ। अभी जो है MVCC करके एक आप समझो कि एक प्रॉपर्टीज़ ऐड की है, ठीक है। MVCC क्या बोलता है कि मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोलर। अब ये क्या बोलता है कि यार देखो यहाँ पे वेट करा करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वेट कराऊंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा जो लेटेंसी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पोस्टग्रेस में एक MVCC करके प्रॉपर्टीज़ आई है जो क्या करता है कि कॉन्करेंसी तरीके से कंट्रोल करता है ये सारे ट्रांजैक्शंस को। मान लो अगर ट्रांजैक्शन अगर नहीं भी है, ये सिंपल मान लो एक अपडेट रिक्वेस्ट चल रही है कि मेरी टिकट जो है या बैलेंस जो अगर मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन नहीं भी है तो भी ये लॉक कर देगा। तो
MVCC करके जो ये आपका आया हुआ है वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि भाई, वो ये बोलता है कि ठीक है मेरे पास रिक्वेस्ट आने दो, मान लो कि यूज़र ए ने टिकट बुक की, राइट। टिकट कितनी अवेलेबल थी, सीट कितनी अवेलेबल थी, एक सीट अवेलेबल थी, ठीक है। इसने क्या किया, इसने चेंज कर दिया एंड सीट कितनी हो गई, 0। जब इसने चेंज किया, राइट, जब इसने चेंज किया तो मेरे पास यहाँ पे एंड यहाँ पे इसने वर्जन भी मेंशन कर दिया कि ये वर्जन 1 है, राइट। कि ठीक है चलो सीट जो है 0 है एंड देन चेंजेस करने के बाद एंड वर्जन 1 जो है ये वर्जन यहाँ पे मेंटेन कर लिया। यूज़र बी की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, इसने बोला, इसने भी रीड किया कि भाई मेरे पास एक टिकट अवेलेबल है, टिकट बुक करने गया, सीट अवेलेबल थी एट द सेम टाइम क्योंकि दोनों पैरेलल रिक्वेस्ट हुई है। एंड उसके बाद उसने क्या किया, एक को चेंज करके इसने 0 कर दिया एंड जो सीट थी आपकी वो 0 हो गई, लेकिन इस बार वर्जन जो है आपका वो 2 हो गया, ठीक है। अब ये चेक करेगा यार कि जो वर्जन 1 का जो स्टेट था, वर्जन 1 का जो स्टेट था वो 0 था, राइट। ये कमिट के टाइम पे बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा प्रोसेस देखो, ये सारा प्रोसेस कॉन्करेंसी तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यूज़र भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कॉन्करेंसी तरीके से हो रहा है। तो जब ये कमिट करते टाइम क्या होगा, चेक करेगा ये MVCC कि भाई ये तो यार वर्जन 1 में जब स्टेट मेरा 0 हो चुका था और वर्जन 2 भी स्टेट मेरा सीट जो है वो 0 लेके आ रहा है, तो यहीं से वो रिजेक्ट कर देगा इसको कि भाई आप ये स्टेट सही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो फिर -1 होना चाहिए था, तो यहीं से वो रिजेक्ट करके वर्जन 2 को रिजेक्ट कर देगा कि भाई ऑलरेडी यहाँ पे सीट 0 हो चुकी है, यहाँ पे आप चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे जो है क्योंकि देखो इन दोनों ने कमिट कर दिया, राइट, तो यहाँ पे जो है किसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो वर्जन 1 है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा डिस्क के अंदर, राइट, क्योंकि ये वाला जो वर्जन 2 है वो रिजेक्ट हो चुका है, राइट। तो ये MVCC ऐसे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है कि जो कॉन्करेंसी है, मतलब कि जो यूज़र्स की जो रिक्वेस्ट है, राइट, वो लॉक नहीं हो रही है, लॉक और वेट में नहीं जा रही है, ये किस में जा रही है, कॉन्करेंसी तरीके से हैंडल हो रही है। कॉन्करेंसी अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हो कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म में क्या फ़र्क होता है। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, राइट, MVCC, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये आइसोलेशन जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को इंटरफेयर नहीं करने देता है कि डुप्लीकेट बुकिंग्स ना हो जाए, या फिर जो रेस कंडीशंस है उसके प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, राइट। अगर मान लो प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी है तो ऐसा ना हो कि 2 ऑर्डर क्रिएट हो जाए एक ही क्वांटिटी के लिए, राइट। तो कैसे फिर, मतलब वो सेलर तो फिर दे ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से, और ठीक है, तो ये कंट्रोल किससे कर रहा है, ये हम लोग लॉक मैनेजर जो है इसको वेट करा देता है। बट यही लॉक मैनेजर के अंदर MVCC कंट्रोलर आ चुका है, जो लॉक मैनेजर देखो पहले लॉक मैनेजर होता था, अभी MVCC आ चुका। तो MVCC क्या करता है कि कॉन्करेंसी तरीके से सारे वर्जन्स, जब भी रिक्वेस्ट आती है तो उसके वर्जन्स को वो स्टोर कर लेता है, और लास्ट में जब कमिट के टाइम पे होता है वो कमिट के टाइम पे चेक करता है कि भाई ये मेरा वर्जन जो पहले जो वाला जो था उसका डेटा क्या था, एंड देन जो वर्जन 2 उसका डेटा क्या है। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो यहीं से वो वर्जन 2 को रिजेक्ट कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आइसोलेशन वर्क करता है। तो यार ये तो आपको समझ में आ गया आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं ये जो एसिड में जो D है वो D क्या है एक्चुअली, राइट। D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी, राइट। इसका मतलब होता है कि इट promises डेटा विल survive even if server crashes। तो ड्यूरेबिलिटी ये बोलता है कि भाई अगर एक बार कमिट हो गया डेटा, उसके बाद अगर सर्वर क्रैश क्यों ना हो जाए, ये डेटा सर्वाइव करेगा, राइट। अब बोलोगे कि यार इसमें तो मतलब ये तो बहुत सिंपल सीधी बात है कि एक बार डिस्क में स्टोर हो गया
तो उसके बाद फिर क्या ही है कि भाई वो डेटा क्या बोलते हैं, अगर डेटा क्रैश भी हो जाए तो भी हम लोग डेटा रिकवरी के थ्रू हम लोग डेटा सारा का सारा रिकवर कर सकते हैं। बट होल्ड ऑन, ये इतना अभी ईजी नहीं है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये जितना भी ये जो मैंने आपको एटोमिसिटी बताया, कंसिस्टेंसी बताया, और ये जो ड्यूरेबिलिटी बता रहा हूँ, आइसोलेशन बता रहा हूँ, ये जितना भी ये जो प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस निकल रहे हैं यहाँ पे, ये सारा जो प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहा है भाई ट्रांजैक्शन मैनेजर के थ्रू। ट्रांजैक्शन मैनेजर ही ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, राइट। तो इसमें भी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ट्रांजैक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक डेटा जो है वो परसिस्ट करना चाहिए डेटाबेस में एनी हाउ, राइट। तो यार देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें होता है, ठीक है। देखो, इसका अगर आर्किटेक्चर की बात करें, ठीक है, मान लो क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो है, ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, राइट। ट्रांजैक्शन जो है वो राइट रिक्वेस्ट के लिए इवेंट भेजता है कि भाई राइट जो है वो मेरा होना है, चलो ठीक है, राइट हुआ। राइट रिक्वेस्ट किसके पास गई? राइट जो है वो किस में हो रहा है? वो मेमोरी में हो रहा है, राइट। मैंने आपको बताया मेमोरी में हो रहा है, ये हमेशा जो ट्रांजैक्शन होता है वो मेमोरी में होता है, ये मेमोरी में हो रहा है, चलो ठीक है। फिर इसके बाद मेमोरी में जब मेमोरी में चेंजेस हो गए तो उसके बाद क्या होता है, ये जाता है रिक्वेस्ट, ये पुश होता है वेल लॉग के पास। वेल लॉग, यार वेल लॉग क्या होता है, अब इसकी भी बात करते हैं। वेल लॉग, ठीक है। वेल लॉग के पास रिक्वेस्ट जाता है। वेल लॉग क्या होता है कि ये जो है अपेंड ओनली फील्ड, ये इसमें सिर्फ अपेंड कर सकते हैं हम लोग, इसमें से हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं, इसमें से बस हम लोग डाल सकते हैं कि भाई देखो मैंने ये चेंजेस कर दिया है, आप ये जो लॉग है स्टोर कर लो, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, राइट। अब ये मैंने आपको बताया कि अपेंड होता है, यहाँ पे आप न कुछ चेंज कर सकते हो जो आपने डेटा डाल दिया, क्योंकि देखो जब मैंने MVCC की बात की थी, जो वर्जन्स जो जितने भी स्टोर होते हैं वो सारे वर्जन्स यहीं पे स्टोर होते हैं, राइट। तो जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ भी राइट हुआ, मेमोरी में गया, ये पुश हुआ कहाँ पे? वेल लॉग के ऊपर, वेल लॉग के अंदर चला गया। वेल लॉग जो मैंने आपको बताया ये अपेंड ऑनली होता है। तो वेल लॉग क्या करता है, जब इसके पास क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ से पुश करके वो भेज देता है डिस्क में, राइट। बोलते हैं कि भाई देखो मैंने चेंजेस कर दिया है, यहाँ से जो है अब आप संभालो, डिस्क में भेज देता है राइट्स। वैसे वेल लॉग का और भी बहुत सारे काम होते हैं, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डिस्क में ये भेज देता है। डिस्क क्या करता है कि ये पेजेस के अंदर राइट करता है, पेजेस क्या है कि जो हम लोग जो ये जो टेबल फॉर्म में आपको कॉलम फॉर्म में दिख रहा है, एक्चुअली इस तरीके से तो स्टोर नहीं करते अंदर, राइट। अंदर बाइनरी फाइल स्टोर होती है, तो वो पेज में होता है कि वो पेज फाइल्स होती है कि भाई 1 से लेकर के 50 तक की यूज़र आईडी की एक पेज बन गई, पेज 1 बन गई, राइट। उसके बाद दूसरी पेज बन गई जिसमें आपको 50 से 50 मान लो यहाँ पे 50 से 100 तक की एक दूसरी पेज बन गई। इस तरीके से डेटा स्टोर रहता है। अब देखो ये पेजेस कैसे काम करता है, ये बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी इतना डीप डाइव नहीं करते इसके अंदर। तो ये समझ में आ गया कि पेजेस में राइट्स जाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि कमिट कहाँ पे होता है, यहाँ पे मतलब कमिट कहाँ पे कर देते हैं? कमिट तब करते हैं जब डिस्क में राइट होता है, राइट। यहाँ से या तो रोल बैक होगा, राइट, या तो कमिट होगा, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन जो मैनेजर है उसका काम रहता है कि कैसे भी करके मुझे इस डेटा को डिस्क तक पहुंचाना है,
राइट। पहले वो ट्रांजेक्शन मेमोरी में एडिट होता है, वो राइट फिर वेल लॉग में जाता है, वेल लॉग से फिर डिस्क में जाता है। एक बार डिस्क में पहुंच गया तो इसको हम कमिट मान लेते हैं। अब जैसे ही कमिट यहाँ पे होगा, इसका मतलब कि अगर मेरा कल को जाके पूरा सर्वर, ये अगर पूरा डेटाबेस क्रैश भी होता है तो भी हम यहाँ से ये इस डेटा को निकाल सकते हैं। बट वो छोड़ो, अगर वेल लॉग, अगर ये भी क्रैश होता है तो वेल लॉग से भी हम लोग डेटा को निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरा डेटा जो है परसिस्ट कर रहा है। अब आप बोल रहे हो कि सर क्या बोलते हैं, ये ट्रांजेक्शन सीधा हम लोग डायरेक्टली डिस्क में क्यों नहीं करते हैं, राइट। हम लोग क्यों मेमोरी में डायरेक्टली चेंजेस करते हैं। देखो यार, अगर मैं डायरेक्टली डिस्क में अगर राइट करना शुरू कर दूँ, राइट, इफ़ आई सेंड राइट रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू डिस्क, देन मेरा क्या होगा, लेटेंसी इंक्रीज होगी, लेटेंसी इंक्रीज होगी, राइट। अगर मान लो अभी मेमोरी में एडिट करके 50K QPS हैंडल कर रहा है पर सेकेंड, मान लो क्वेरी पर सेकेंड, राइट, या फिर 50K थ्रूपुट मान लो, ये चेंज हो करके, अरे यार थ्रूपुट है, ये चेंज हो करके मेरा चेंज हो जाएगा 5K थ्रूपुट में चेंज हो जाएगा अगर मैं डायरेक्टली डिस्क में अगर एडिट करना शुरू करूँगा तो इसलिए इस वजह से हम लोग पहले मेमोरी में चेंजेस करके हम लोग वेल लॉक के पास भेजते हैं, और वेल लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिस्क में जाकर के एडिट करे, राइट। तो ये इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे भी रोल बैक हो सकता है, ठीक है, मैं एक रोल बैक का वो लगा देता हूँ, मैं ट्रांजैक्शन मैनेजर यहाँ से भी रोल बैक कर सकता है अगर डेटा, अगर मान लो सीट जो है अगर सिर्फ एक ही अवेलेबल है और उसको एडिट करने की कोशिश कर रहा है तो, राइट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो चेंजेस होता है वो मेमोरी के अंदर होता है। अब ये जो रोल बैक है वो यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ से क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि MVCC सारे वर्जन्स को मेंटेन करता है और ये वैलोग मेंटेन करता है। यहाँ पे इसके जस्ट एक पीछे में MVCC की प्रॉपर्टीज़ मेंशन होती है जो रीड करता है और चेक करता है कि वर्जन सही की है कि नहीं है। अब वहाँ से अगर वहाँ से कमिट हो गया तो वो वेल लॉग में जाता है। खैर वेल लॉग के बारे में हम बाद में बात करेंगे बहुत अच्छे से, राइट। तो यहाँ से रोल बैक हो सकता है, लेकिन यहाँ से रोल बैक नहीं हो सकता। एक बार डिस्क में चला गया फिर रोल बैक नहीं हो सकता, यहाँ से सिर्फ कमिट होगा, एंड कमिट्स होने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग पेजेस में स्टोर कर लेते हैं इस डेटा को। तो ये आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये पता चल गया कि यार अगर डिस्क में अगर डायरेक्टली स्टोर करना शुरू करेंगे तो हमारा जो लेटेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और थ्रूपुट हमारा ड्रॉप हो जाएगा, जिस वजह से परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे, राइट। तो ये वेल लॉक तो आपको, चलो अब वेल लॉक के बारे में एक और चीज़ बात करते हैं। देखो एसिड जो है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है जो फॉलो करता है, ठीक है। अब आप देखो ये पूरे जहाँ पे हमने हर जगह यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो एसक्यूएल बहुत हार्डली ट्राई कर रहा है कि मेरा जो है डेटा जो है वो करप्ट ना हो, डेटा मेरा स्टेल ना हो, और डेटा मेरा परसिस्ट रहने की कोशिश करे थ्रू ड्यूरेबिलिटी, कि ऐसा ना हो कि कमिट कर दिया तो डेटा जो है वो अगर क्रैश होता है तो वो रिकवरी ना कर पाए, राइट। डेटा जो हो मेरा कंसिस्टेंट प्रॉपरली रहे। तो आप समझ रहे हो कि डेटा के ऊपर हम लोग कितना सारा, हम लोग एसक्यूएल जो है कितना हार्ड तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि डेटा को कंसिस्टेंट रखने का। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो एसिड है एक्चुअली वो, अगर हमें तब एसिड चाहिए जब हमें डेटा कंसिस्टेंट चाहिए होगा, राइट। तो कभी भी जब कंसिस्टेंसी की बात आती है, मान लो बैंकिंग सिस्टम हो गया या फिर टिकट बुकिंग सिस्टम हो गया या फिर इस टाइप के जो जैसे मान लो डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स हो गए, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, हम लोग को एसक्यूएल यूज़ करना चाहिए कि हमें वहाँ पे कंसिस्टेंसी की गारंटी मिलती है। हमें वहाँ पे ये गारंटी मिलती है कि जो भी मैं ट्रांजैक्शंस भेजूँगा, ऐसा नहीं है कि अगर या तो वो अगर डेटा करप्ट हो रहा तो मुझे रिजेक्ट कर देगा, या तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। क्यों? थ्रू एसिड के थ्रू, राइट। अब यार एक ये तो देखो इंटरनल आर्किटेक्चर हो गया, राइट। अब एक हाई लेवल आर्किटेक्चर भी देखते हैं। देखो हाई लेवल क्या होता है कि मान लो मेरा एक प्राइमरी है, डेटाबेस है, प्राइमरी N1 मान लो, सॉरी प्राइमरी N1, राइट। नोड 1 है मेरा, मान लो ये, राइट।
एंड एक मेरे पास रेप्लिका सेट हो गया, रेप्लिका सेट 1, देन फिर रेप्लिका सेट 2, देन रेप्लिका सेट 3, राइट। इस तरीके से मेरे पास डिफरेंट रेप्लिका सेट्स हैं। चलो ठीक है, देखो अब एसिड फिलॉसफी ये बोलता है कि अगर मेरा प्राइमरी में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो ये रिक्वेस्ट जो है वो रेप्लिका सेट 1 में भी जानी चाहिए, ये जो है 2 में भी जानी चाहिए, ये जो है 3 में भी जानी चाहिए, कि अगर यूज़र कहीं से भी इस नोड से, किसी भी नोड से अगर रीड करने की कोशिश करे तो हर जगह पे उसको सेम डेटा शो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्राइमरी में मेरा सीट 0 दिखा रहा है और यहाँ पे मेरा 1 अभी भी दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक चेंजेस नहीं हुए हैं, राइट। तो यार ये जो सिंकिंग जो चल रहा है बीच में, कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, राइट, यहाँ पे मैंने डिस्क में अगर मैंने सीट को 0 कर दिया तो ये चेंजेस जा कैसे रहा है रेप्लिका सेट के ऊपर? कभी आपने ये चीज़ सोचा है? ये कौन काम करता है? ये काम करता है आपका वैल लॉग। वैल लॉग का ये काम होता है, ठीक है। तो जितनी भी जो डेटा है वो ट्राई करती है कि मैं यहाँ से सिंक करूँ, वैल लॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी में अगर मान लो यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ से मेरे पास, देखो अभी हम लोग रेप्लिका सेट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है या फिर इसके बाद वाला जो एपिसोड है उसमें हम लोग रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी को हम लोग समझेंगे। बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि वैल लॉग कैसे काम करता है एक्चुअली। तो देखो यार, ये यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा, इसने बोला कि यार मेरे पास एक टिकट बुक कर दो, ठीक है। और इसने प्राइमरी ने बोला ठीक है मैं टिकट बुक कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 1 की जगह पे मैं 0 कर देता हूँ, मैं सीट बुकिंग हो गई, यूज़र को रिक्वेस्ट चली गई। प्राइमरी ने बोला कि ठीक है मुझे ये जो डेटा है वो रेप्लिका सेट्स में भी मुझे अपडेट करना है यहाँ पे। तो ये वैल लॉग जो है, वैल लॉग क्या करता है कि ये डेटा को पुश करता है रेप्लिका सेट्स में। तो या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि या तो रेप्लिका सेट्स वैल लॉग से कम्युनिकेट करता है या फिर वैल लॉग पुश करता है रेप्लिका सेट्स को। तो कौन से मैकेनिज्म लगते हैं यहाँ पे? पुल, या तो यहाँ पे पुल मैकेनिज्म लग सकता है या तो यहाँ पे पुश मैकेनिज्म लग सकता है, राइट। 2 मैकेनिज्म होते हैं, पुश मैकेनिज्म एंड पुल मैकेनिज्म। देखो मतलब क्या डिफरेंसेस है, जैसे देखो पुश में, देखो पुल मैकेनिज्म क्या होता है, जब आप एपीआई को रिक्वेस्ट करते हो, राइट, तो आप डेटा पुल कर रहे होते हो। जब आप नोटिफिकेशन भेज रहे होते हो तो यूज़र ने रिक्वेस्ट नहीं की है उस डेटा को लेकर के, राइट, बट फिर भी आप पुश करते हो उस डेटा को कि भाई आप देखो मैं क्या भेज रहा हूँ, राइट। तो इसी को पुल और पुश मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समझना। बैकएंड जिसने भी बैकएंड में काम किया होगा उसको पता होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है डिफरेंट सिनेरियोज़ में, राइट। तो देखो यार, इसमें इस केस में क्या होता है ना, ये दोनों मैकेनिज्म वर्क करता है। रेप्लिका सेट 1 ये बोलता है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, इसके साथ एक कनेक्शन बनाता है वैल लॉग के साथ, बोलता है कि यार जो भी चेंजेस तुम्हारे पास आए हैं, अगर सीट 1 से सीट 0 किया है तो मुझे बताओ कि ये जो डेटा जो है, मैं ये अपना स्टेट बताता है कि यार मैं अपना स्टेट जो है मेरा 100 ये मेरा स्टेट है, ठीक है, कुछ इस टाइप से रहता है। और वैल लॉग का स्टेट मान लो, वैल लॉग का स्टेट रहता है 1001 पे, ठीक है। तो रेप्लिका सेट 1 वैल लॉग को बोलता है कि यार मेरे पास जो है, अब देखो यहाँ पे पुल मैकेनिज्म हो रहा है, राइट। रेप्लिका सेट 1 जो है वैल लॉग को भेजता है कि यार मेरा जो स्टेट है वो 1000 है, क्या तुम्हारे पास कोई अपडेटेड डेटा कुछ आया है क्या? तो वैल लॉग चेक करता है कि ठीक है, अच्छा तुम्हारा स्टेट 1000 है, मेरा स्टेट 1001 है, तो दोनों में 1 का डिफरेंस है, मतलब कुछ डेटा जो है अभी तक सिंक नहीं हुआ है यहाँ पे। तो वैल लॉग क्या करता है कि इस डेटा को वो पुश करके भेज देता है रेप्लिका सेट 1 पे, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो पहले पुल आया, फिर इसके बाद यहाँ से पुश मैकेनिज्म हुई, राइट। तो ये पुश कर रहा है कि भाई ये जो डेटा है ये सिंक कर लो। वैल लॉग इसी तरीके से रेप्लिका सेट को भी पुश करता है और इसी तरीके से रेप्लिका सेट 3 को भी पुश करता है डेटा, राइट। तभी जा कर के सिंकिंग आती है। जब ये डेटा चेंजेस कर लेता है ये अपने वैल लॉग के थ्रू, देन फिर उसके अंदर फिर उसके डिस्क में जाता है, डिस्क से पेजेस में जाता है, राइट। जब ये चेंजेस कर लेता है तब इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि भाई मैंने ये डेटा
स्टोर कर लिया है, तब इसके पास वैल लॉग के पास पता चलता है कि ठीक है यार सब कुछ बढ़िया है, सिंकिंग में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत हार्डली ट्राई कर रहा है, मतलब बहुत हार्ड तरीके से ट्राई कर रहा है कि डेटा हर जगह पे कंसिस्टेंट रहे थ्रू एसिड प्रॉपर्टीज़, राइट। तो ये इस तरीके से चलती है। एंड देन अब देखो, अब एक और चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि वैल लॉग भेज रहा है, अब मान लो कि किसी कारण से ये डेटा क्रैश हो गया। जैसे मान लो, देखो अब जैसे मान लो रेप्लिका सेट 1 अगर अब प्राइमरी को कैसे पता चलेगा कि भाई रेप्लिका सेट 1 जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रेप्लिका सेट 2 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन सा नोड जो है वो डाउन है, कौन सा नोड अप है, राइट। क्योंकि हर 5 सेकंड में रेप्लिका 1 जो है या फिर ये जो रेप्लिका सेट्स है ये भेजते रहता है इसको इवेंट कि यार तुम्हारे पास कुछ डेटा आया है क्या, क्योंकि मैंने बताया था पुल मैकेनिज्म चल रहा है, तुम्हारे पास कुछ डेटा है कि मेरा स्टेट ये है। तो वेल लॉग को हमेशा हर 5 सेकंड में पता चलता है ठीक है यार रिक्वेस्ट तो आ रही है। जब भी किसी रेप्लिका सेट से रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो उसको पता चल जाएगा कि यार मेरा रेप्लिका सेट 1 डाउन है, राइट। तो इस वजह से फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यार ये जो नोड है ये मेरा डाउन है, इस पर कोई भी जो है रीड रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अब ये जो है पोस्टग्रेस का ड्राइवर डिसाइड करता है कि किस पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए या किस पे रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए, जो रीड रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि आपकी सारी राइट रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, आपकी रीड रिक्वेस्ट जो है वो रेप्लिका सेट्स में आ रही है, राइट, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डिसाइड करता है। तो यार इस वीडियो को मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ। मैं बेस के बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में पार्ट 2 में हम समझेंगे, क्योंकि देखो यार ये है ना, ये सब चीज़ें है ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद फिर हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे कि ट्रेड ऑफ्स क्या क्या है एसक्यूएल नो एसक्यूएल के अंदर। और थोड़ा सा आपको पता चल गया कि लेटेंसी वर्सेस थ्रूपुट क्या होता है यहाँ पे, राइट। तो तो अगले वीडियो में मिलते हैं यार। और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड फिर Q&A के बारे में बात करेंगे, डेटाबेस कब चूज़ कर, तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन मेन ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और बेस के बारे में मैंने आपको बताया कि बेस में हम अगले वीडियो में ही बात करेंगे। और इसके अलावा देखो ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, ये स्ट्रैटेजी हम लोग अभी मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है, इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। रेप्लिकेशंस का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।